हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एसपीटी सामान्य विज्ञान में मॉडल सेट 6, क्योंकि इसके पहले मैंने मॉडल सेट 5 को मैं सॉल्व करा दिया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 6 में कि आखिर इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसमें 1 नंबर में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकृति के वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था, है ना। 1 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि प्रकृति के वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था, समझिएगा, है ना। ये क्वेश्चन है आपको कि प्रकृति के वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था, समझिएगा। आपको प्रकृति के वर्णन का जो सिद्धांत दिया था वह आपको चार्ल्स डार्विन ने दिया था, है ना। चार्ल्स डार्विन ने दिया था। प्रकृति के वर्णन का जो सिद्धांत दिया था वह आपको चार्ल्स डार्विन ने दिया था। याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन का जो जन्म हुआ था वह आपको 1809 में हुआ था और 1882 में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। 1882 में इनकी मृत्यु हुई थी। और एक बात याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। विकासवाद का सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था, है ना। विकासवाद के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। इनके द्वारा लिखा गया जो पुस्तक का नाम है वह आपको ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक का नाम है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक का नाम है, समझिएगा। प्रकृति के वर्णन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। इनका जन्म हुआ था आपको 1809 में। इनका जो जन्म हुआ था वह आपको 1809 में जन्म हुआ था और 1882 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने विकासवाद का भी सिद्धांत दिया था और इनके द्वारा लिखा गया जो पुस्तक का नाम है वह आपको ओरिजिन ऑफ स्पेसीज है ना। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज है। तो आपको ये 1 नंबर था, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे। अब हम बात करते हैं 2 नंबर, समझिएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वह आपका ये है कि ग्वाइटर रोग किसके कमी के कारण होता है, समझिएगा। 2 नंबर है ग्वाइटर रोग किसके कमी से होता है, किसके कमी से होता है, समझिएगा। ये जो ग्वाइटर रोग होता है किसके कमी से होता है, समझिएगा। ये जो ग्वाइटर रोग होता है यह आपको आयोडीन की कमी से होता है ना। आपको आयोडीन की कमी से यह रोग होता है। आयोडीन की कमी से यह रोग होता है, समझिएगा। आपको ग्वाइटर रोग को घेंघा रोग के नाम से भी जाना जाता है। घेंघा रोग के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, ये जो घेंघा रोग जो होता है वह थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से होता है ना। आपको थायराइड ग्रंथि के वृद्धि से यह रोग होता है ना। इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है। यह गले के पास होने वाला जो रोग होता है वो ग्वाइटर रोग आपको आयोडीन की कमी से होता है। और ग्वाइटर रोग को ही घेंघा रोग कहा जाता है, जो आपको घेंघा रोग में थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण यह रोग आपको होता है, ठीक ना। तो ये 2 नंबर था। अब हम बात करते हैं 3 नंबर, समझिएगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको ये है कि एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है, समझिएगा। एपीकल्चर 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है, किस
क्षेत्र से है। समझिएगा, जो एपी के कल्चर का जो संबंध है वह आपको एपी कल्चर का जो संबंध है वो आपको मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन से संबंधित है ना। मधुमक्खी पालन से संबंधित है। जो एपी कल्चर है ये आपको मधुमक्खी पालन से संबंधित है। समझिएगा, इन्हीं से संबंधित कृषि के उत्पादन से संबंधित कुछ और भी अध्ययन है जिसको देख लेते हैं, जिसमें 1 नंबर में आपको फ्लोरीकल्चर यह समझिए जाए। जो फ्लोरीकल्चर का जो संबंध है वो आपका सजावटी पुष्पों के संवर्धन तथा उसका अध्ययन से संबंधित है ना। उसका अध्ययन से संबंधित है। फ्लोरीकल्चर का जो संबंध है, फ्लोरीकल्चर आपको सजावटी पुष्पों के संवर्धन तथा उसके अध्ययन से संबंधित है। दूसरा है आपको ओल्वीकल्चर। समझिएगा, ओल्वीकल्चर का जो संबंध है वो आपको साग सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है ना। आपको उत्पादन से संबंधित है। 3 नंबर में है आपको सिल्वीकल्चर। ये जो सिल्वीकल्चर है ये आपको वन्य वृक्षों के उत्पादन से संबंधित है। चौथा नंबर है आपको पीसीकल्चर। ये जो पीसीकल्चर है आपको मछली पालन से संबंधित है ना। मछली पालन के अध्ययन से संबंधित है। आपको मछली पालन के अध्ययन से संबंधित समझिएगा। इसके अधीन और एक ब्रांच है जिसे कहा जाता है इक्थियोलॉजी। समझिएगा, इक्थियोलॉजी याद रखिएगा। ये जो इक्थियोलॉजी है विभिन्न प्रकार के मछलियों के अध्ययन से संबंधित है ना। ये जो है आपको विभिन्न प्रकार के मछलियों का अध्ययन होता है ना। ध्यान रखिएगा, आपको विभिन्न प्रकार के मछलियों का अध्ययन। पीसीकल्चर में मछली पालन के अध्ययन से संबंधित है और इक्थियोलॉजी में विभिन्न प्रकार के मछलियों के अध्ययन से संबंधित है। ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद 5 नंबर में आपको सेरीकल्चर। समझिएगा, ये जो सेरीकल्चर है यह आपको रेशम कीट के पालन से संबंधित है। रेशम कीट के पालन से संबंधित अध्ययन है आपको, है ना। रेशम कीट के पालन से संबंधित अध्ययन है। उसके बाद 6 नंबर में हॉर्टिकल्चर। समझिएगा, जो हॉर्टिकल्चर है वो आपको फलों एवं सब्जियों के संवर्धन का अध्ययन है ना। फलों एवं सब्जियों के संवर्धन तथा अध्ययन। इतना याद रखेंगे, फिर हम इसको मिटाकर आगे लिखेंगे। समझिएगा, एपीकल्चर में मधुपालन से संबंधित, फ्लोरीकल्चर सजावटी पुष्पों के संवर्धन तथा उसका अध्ययन, ओल्वीकल्चर सब्जियों के उत्पादन का अध्ययन, सिल्वीकल्चर वन्य वृक्षों के उत्पादन का अध्ययन, पीसीकल्चर मछली पालन के अध्ययन और इक्थियोलॉजी में विभिन्न प्रकार के मछलियों का अध्ययन, सेरीकल्चर में रेशम कीट के पालन का अध्ययन और हॉर्टिकल्चर में फलों तथा सब्जियों के संवर्धन तथा उसके अध्ययन आते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसमें 2-3 और भी है वो लिखवा देते हैं। समझिएगा, उसके बाद इसमें आता है आपको 7 नंबर में बीटीकल्चर।
बीटी कल्चर। समझिए ये बीटी कल्चर है, ये आपको अंगूर उत्पादन का अध्ययन होता है ना, अंगूर उत्पादन का अध्ययन होता है। उसके बाद 8 नंबर में है आपको मेरी कल्चर। मेरी कल्चर में समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित होता है, समुद्री जीवों के उत्पादन का अध्ययन, उत्पादन का अध्ययन। और 9 नंबर में है ओलवी कल्चर। ओलवी कल्चर ये आपको जैतून की कृषि का अध्ययन है, जैतून के कृषि का अध्ययन, कृषि का अध्ययन। तो ये आपको कृषि से संबंधित प्रमुख अध्ययन है ना, कृषि से संबंधित ये आपको प्रमुख अध्ययन है जो आपको जानना जरूरी है। प्रत्येक एग्जाम में किसी न किसी कृषि के कोई ब्रांच से आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि एपी कल्चर किससे संबंधित है, बीटी कल्चर किससे संबंधित है, ओलवी कल्चर किससे संबंधित है, तो ये आपको जानना जरूरी है। कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं 4 नंबर में। समझिएगा 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको ये है कि धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। समझिएगा धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है आपको धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। समझिएगा धातुओं के वेल्डिंग के लिए आपको एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है ना। एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, जिसका आपको रासायनिक सूत्र है आपको C2H2 है ना। ये आपको रासायनिक जो सूत्र है एसिटिलीन का जो रासायनिक सूत्र है आपको C2H2 है। तो धातुओं के वेल्डिंग के लिए आपको एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है ना। अब हम 5 नंबर में बात करते हैं कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, है ना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत समझिएगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। समझिएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। समझिएगा उत्परिवर्तन को म्यूटेशन थ्योरी भी कहा जाता है, म्यूटेशन थ्योरी भी कहा जाता है। याद रखिएगा उत्परिवर्तन के सिद्धांत को दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने, है ना। ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। समझिएगा आपको उत्परिवर्तन के सिद्धांत को जो दिया था वो आपको ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था, है ना। ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। इनका जो जन्म हुआ था वो आपका 1848 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1935 में, है ना। इनकी जो मृत्यु हुई थी आपको 1935 में। तो समझिएगा उत्परिवर्तन सिद्धांत को देने वाले थे ह्यूगो डी ब्रीज, म्यूटेशन थ्योरी भी इसे कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1848 में जन्म हुआ था और 1935 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक ना। ये था आपको उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं आपको 6 नंबर में पीएच मान का निर्धारण किसने किया था। समझिएगा 6 नंबर में है पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, किसने किया था। समझिएगा पीएच मान का जो निर्धारण किया था, पीएच मान का जो निर्धारण किया था वो आपको सोरेनसन ने किया था, है ना। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच मान का जो निर्धारण किया था आपको सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। याद रखिएगा पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना।
आपको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे कहा जाता है हाइड्रोजन की क्षमता, है ना। हाइड्रोजन की क्षमता इसे कहा जाता है ना। इसे हाइड्रोजन की क्षमता कहा जाता है, समझिएगा। इसमें प्रमुख पदार्थों के मान को निर्धारित किया जाता है ना। पीएच मान में प्रमुख पदार्थों के मान का निर्धारित किया जाता है। जो प्रमुख पदार्थों के जो मान हैं वह अगर 7 से कम होता है तो ये आपको अम्लीय होता है। 7 से जो कम होता है वह अम्लीय होता है, और जो 7 से अधिक होता है वह आपको क्षारीय होता है ना। आपको क्षारीय होता है। तो फिर समझिएगा, पीएच मान का निर्धारण सॉरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की क्षमता। इसमें पीएच मान का निर्धारण किया गया है अलग अलग पदार्थों का। जो 7 से कम होगा उसे अम्लीय कहा जाता है, और जो 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहा जाता है। आइए कुछ प्रमुख पदार्थों के हम पीएच मान को देख लेते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कभी कभी पूछ देता है अलग अलग पदार्थों के पीएच मान क्या होता है, ठीक ना। तो देख लेते हैं कि अलग अलग पदार्थों का पीएच मान क्या। समझिएगा, 1 नंबर में आपको नींबू, मैं एकदम सीरियल रूप से लेकर चल रहा हूँ, समझिएगा। नींबू का जो पीएच मान होता है वह 2.2 होता है। फिर 2 नंबर में है आपको सिरिका। सिरिका का जो पीएच मान होता है वह 2.4 होता है। 3 नंबर में है आपको शराब। शराब का जो पीएच मान होता है वो आपको 2.8 होता है ना। 2.8 होता है। उसके बाद आपको बियर, समझिएगा, बियर का जो पीएच मान होता है वह 4.0 से 5.0 होता है। उसके बाद 5 नंबर में आपको कॉफ़ी। कॉफ़ी का जो पीएच मान होता है 4.5 से 5.5 होता है। इसी तरह 6 नंबर में है टमाटर का जूस। टमाटर का जूस, टमाटर का जूस का भी जो पीएच मान होता है वह 4.5 से 5.5 होता है ना। इसी तरह 7 नंबर में है आपको मूत्र। मूत्र का जो पीएच मान होता है वह 6 होता है। उसके बाद 8 नंबर में आपको दूध। दूध का जो पीएच मान होता है वो आपको 6.4 होता है। 6.4 होता है। 9 नंबर में है लार। लार का जो पीएच मान होता है वो आपको 6.5 होता है। इसी तरह आपको 10 नंबर में है शुद्ध जल। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है आपको 7 होता है। उसके बाद 11 नंबर में है रक्त। रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। और 12 नंबर में है समुद्री जल, है ना। समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो 8.4 होता है। अब देखिएगा, ये अलग अलग पदार्थों के अलग अलग पीएच मान है। ये क्रम से लिखवाया हूँ कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, घटते से बढ़ते हुए क्रम में, है ना। नींबू का जो पीएच मान होता है 2.2 होता है। सिरिका का जो पीएच मान होता है 2.4। शराब का पीएच मान 2.8। बियर का पीएच मान 4.0 से 5.0। कॉफ़ी का जो पीएच मान होता है 4.5 से 5.5। टमाटर के जूस का जो पीएच मान होता है 4.5 से 5.5। मूत्र का जो पीएच मान होता है 6 होता है। दूध का पीएच मान 6.4। लार का पीएच मान 6.5। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। और रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। और समुद्री जल का जो पीएच मान होता है 8.4 होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको शुद्ध जल और रक्त, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है या रक्त का पीएच मान क्या होता है। ये आपका इसके स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक ना। तो ये आपका प्रमुख पदार्थों का पीएच मान है और इसका फुल फॉर्म है ना। अब हम आगे चलते हैं 8 नंबर में, देखते हैं 8 नंबर में कौन सा क्वेश्चन है। समझिएगा, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वह आपको
8 नंबर में है कि हैजा किस जीवाणु के कारण होता है। समझिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, हैजा किस जीवाणु के कारण होता है। हैजा 8 नंबर जो क्वेश्चन है, हैजा किस जीवाणु के कारण होता है, किस जीवाणु के कारण होता है। समझिएगा, ये जो हैजा है, ये आपको जो हैजा है ये आपको विवेरियो कॉलेरी है ना, विवेरियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। जो हैजा नामक रोग होता है ये आपको विवेरियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। याद रखिएगा, आपको हैजा एवं टीबी के जीवाणु का खोज किसने किया था मालूम है। हैजा एवं टीबी के जीवाणु का जो खोज किया था वो आपको रॉबर्ट कोच ने किया था, है ना, रॉबर्ट कोच ने किया था। और याद रखिएगा, आपको टीबी का जीवाणु क्या है, टीबी का जो जीवाणु है ये आपको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ना, ये आपको जीवाणु का नाम है। टीबी के जीवाणु का जो नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। फिर समझिएगा, हैजा आपको विवेरियो कॉलेरी के तहत के जीवाणु के कारण होता है। याद रखिएगा, हैजा एवं टीबी के जीवाणु का जो खोज किया था वह रॉबर्ट कोच ने किया था, और टीबी के जीवाणु का जो नाम है वह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। यहाँ और एक बात याद रखेंगे, रॉबर्ट से संबंधित आपको सेल यानी कोशिका सेल का जो खोज किया था वह रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना, रॉबर्ट हुक ने किया था। और याद रखिएगा, न्यूक्लियस यानी केंद्रक का जो खोज किया था आपको रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया पूरा। हैजा किस जीवाणु के कारण होता है, तो विब्रियो कॉलेरी के तहत होता है, के जीवाणु के कारण होता है। हैजा एवं टीबी के जीवाणु का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था, और टीबी के जीवाणु का जो नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। और याद रखिए कि सेल यानी कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ये इसलिए बता दिया कि रॉबर्ट से आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, है ना। इसके स्क्रीनशॉट लेंगे। अब चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। समझिएगा, 9वें नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था, है ना, ब्लैक होल का सिद्धांत। 9 नंबर, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था। समझिएगा, ब्लैक होल का जो सिद्धांत दिया था आपको, ब्लैक होल का जो सिद्धांत दिया था वो आपको एस चंद्रशेखर ने दिया था, एस चंद्रशेखर ने दिया था। याद रखिएगा, ब्लैक होल का खोज भी आ जाए कि ब्लैक होल का खोज किसने किया था, तो आपको एस चंद्रशेखर ने किया था। याद रखिएगा, एस चंद्रशेखर जो थे ये आपको भारतीय अमेरिकी भौतिक शास्त्री थे, है ना, भारतीय अमेरिकी भौतिक शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे। ये जो भारतीय अमेरिकी भौतिक शास्त्री थे, इनका जो जन्म हुआ था वो आपको 19 अक्टूबर 1910 ईस्वी को लाहौर में हुआ था, है ना, 19 अक्टूबर 1910 को लाहौर में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपको 21 अगस्त आपको 1995 में अमेरिका में हुई थी, है ना, अमेरिका में हुई थी। याद रखिएगा, एस चंद्रशेखर को खगोलकी का भी जनक माना जाता है ना, आपको
खगोलकी का जनक माना जाता है। याद रखिएगा, एस चंद्रशेखर को खगोलकी का जनक माना जाता है। और याद रखिएगा, इन्हें 1983 में विलियम एफ फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। समझिएगा, नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। फिर समझिएगा, ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर। यानी इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक होल की खोज किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ये भारतीय अमेरिकी भौतिक शास्त्री थे। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1910 को लाहौर में हुआ था और मृत्यु 21 अगस्त 1995 को अमेरिका में हुआ था। इन्हें खगोलकी का भी जनक माना जाता है, यानी खगोल शास्त्र का भी जनक माना जाता है। और इन्हें जो नोबेल प्राइज़ मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ मिला था वह 1983 में विलियम एफ फाउलर के साथ इन्हें यह मिला था। ये आपको 9 नंबर था। अब हम बात करते हैं 10 नंबर। समझिएगा, 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपको 10 नंबर जो क्वेश्चन है यह है कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण आता है ना। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण आता है? 10 नंबर में मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण आता है? लुप्त होने या समाप्त होने के कारण आता है। समझिएगा, आता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण या समाप्त करने के कारण आता है? तो ये आपका हो थायमस, है ना। आपको थायमस है। थायमस नामक ग्रंथि के समाप्त होने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आता है। याद रखिएगा, थायमस नामक ग्रंथि के लुप्त होने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आता है। वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? मालूम है वृद्धावस्था का अध्ययन? बताइए आप लोग जल्दी। वृद्धावस्था का अध्ययन जो कहलाता है वो आपको जेरेंटोलॉजी कहलाता है ना। जेरेंटोलॉजी कहलाता है। समझिएगा, वृद्धावस्था का जो अध्ययन कहलाता है वो आपको जेरेंटोलॉजी कहलाता है ना। जेरेंटोलॉजी कहलाता है, ये समझिएगा। आजकल यूट्यूब पे पढ़ाने वाले मास्टरों और मैमों का एक ट्रेंड चल गया है, दिल को तोड़ने और दिल को जोड़ने वाला, है ना। एक टीचर का ये शोभनीय नहीं है। मान लीजिए कि हम क्या पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, हमारा इफेक्ट ज़रूर आपके ऊपर पड़ेगा। अरे टीचर हैं, आप एक डॉक्टर नहीं हैं, आप एक मास्टर हैं। और मास्टर का काम होता है कि जो भी पढ़ाइए एक दायरे में रख करके सिखाने वाला चीज़ पढ़ाइए, न कि दिल को तोड़ने वाला जोड़ने वाला लव और प्रेमी। आपकी ये टीचर के मुंह से शोभा नहीं देता, ये दूसरे लायक होता है, ठीक ना। और एक बात देखते हैं, यूट्यूब पे मास्टरों को मैं देखता हूँ छाती को पीटना और कपार को पीटना कि भाई लाइक बढ़े। अरे अच्छा पढ़ाइए ना, अच्छा पढ़ाएंगे तो अपने आप आपको आपके वीडियो को शेयर लड़के करेंगे और लाइक करेंगे। आपके कहने और छाती पीटने से और कपार पीटने से थोड़ी लाइक बढ़ता है ना। अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपका प्रचार होगा, है ना। तो ये आपको 10 नंबर है। अब हम बात करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? समझिएगा, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? 11 नंबर है आपको, यानी बीपी ब्लड प्रेशर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? 11 नंबर समझिएगा। ये जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर, इसे ब्लड प्रेशर या बीपी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा नियंत्रित होता है? समझिएगा, ये जो बीपी होता है ये आपको एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है ना। आपको एड्रिनल
ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। जो रक्तचाप जो नियंत्रित होता है वह आपको एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है ना। और ये याद रखिएगा, रक्त जो समस्त मनुष्य का जो रक्तचाप क्या होता है वो आपको 120/80 होता है ना, 120/80 होता है। और इसे मापा किससे जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो रक्तचाप जो नियंत्रित होता है वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है और इसे स्फिग्नोमैनोमीटर के माध्यम से मापा जाता है ना, स्फिग्नोमैनोमीटर के माध्यम से ये मापा जाता है। अब हम बात करते हैं आपको 12 नंबर में, 12 नंबर क्वेश्चन की, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? वाह क्या बात है। कपास की खेती के लिए 12 नंबर, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी बताइए आप लोग कौन सी होती है? सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? याद रखिएगा, कपास की खेती के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी होती है वो आपको काली मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी होती है। याद रखिएगा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है ना, कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और मिट्टी काला का रंग क्यों होता है? मिट्टी के काला का जो रंग होता है वह आपको टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट है ना, मैग्नेटाइट नामक लवण के कारण जो मिट्टी का जो रंग होता है वो आपको काला होता है ना। मिट्टी का जो रंग काला होता है वो आपको टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है ना, टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण ये आपका मिट्टी का रंग काला होता है। ध्यान रखिएगा, यह सबसे अधिक जल ग्रहण करने की क्षमता रखता है ना। जो मिट्टी होती है जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक, करने की क्षमता सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक इस मिट्टी में होता है ना। जल ग्रहण करने की क्षमता जो सबसे अधिक होती है इस मिट्टी में होता है ना। याद रखिएगा, ये जब सूख जाता है तो सूख जाने के बाद इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती है ना, इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। इसमें जो प्रचुरता होती है, इस मिट्टी में जो प्रचुरता होती है उसमें आपको कपास की मिट्टी यानी काली मिट्टी में जो प्रचुरता होती है उसमें एल्युमिनियम, लोहा, चूना एवं पोटेशियम, इस काली मिट्टी में इन सभी तत्वों की प्रचुरता होती है। एल्युमिनियम, लोहा, चूना एवं पोटेशियम, इन सभी तत्वों की प्रचुरता होती है। और याद रखिएगा, काली मिट्टी, याद रखिएगा, भारत में जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरा सबसे, भारत के क्षेत्रफल पे सबसे ज़्यादा मिट्टी पाया जाता है तो काली मिट्टी पाया जाता है ना। काली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी के बाद, भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी के बाद काली मिट्टी का स्थान आता है ना। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, उसके बाद आपको काली मिट्टी पाया जाता है। और याद रखिएगा, इसका जो क्षेत्र विस्तार है वो आपको महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटक है ना, कर्नाटक है। तो ये आपका क्षेत्र विस्तार है काली मिट्टी का। सबसे अधिक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्रों में इस मिट्टी की सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। उसके बाद 13 नंबर है, बैरोमीटर में पारे को अचानक गिरना किसको प्रदर्शित करता है? 13 नंबर में समझिएगा, बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? अचानक गिरना क्या प्रदर्शित करता है?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या प्रदर्शित करता है, समझिएगा। बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना आपको आंधी तूफान का संकेत होता है ना। आंधी तूफान का संकेत होता है। बैरोमीटर में जब पारा अचानक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान का संकेत होता है। लेकिन अगर पारा धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो स्वच्छ मौसम का प्रतीक होता है। स्वच्छ मौसम का प्रदर्शित करता है, स्वच्छ मौसम को प्रदर्शित करता है, स्वच्छ मौसम को प्रदर्शित करता है। समझिएगा, आपको बैरोमीटर में अचानक अगर पारा नीचे गिरता है तो आंधी तूफान का संकेत होता है, लेकिन पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तब आपको साफ मौसम का संकेत दे देता है। याद रखिएगा, बायोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है ना। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, समझिएगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और बैरोमीटर में अचानक अगर पारा नीचे गिरे तो आंधी तूफान का संकेत होता है, और बैरोमीटर में अगर पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो स्वच्छ मौसम यानी साफ सुथरे मौसम का संकेत होता है। अब 14 नंबर में है पेनिसिलिन क्या है, समझिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन क्या है, समझिएगा। क्या है पेनिसिलिन? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक है, समझिएगा। जो पेनिसिलिन है ये आपको एंटीबायोटिक है, और इसका खोज किसने किया था? इसका खोज आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था, है ना। आपको पेनिसिलिन का जो खोज किया था वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और पेनिसिलिन जो क्या है वह एंटीबायोटिक है। अब हम 15 नंबर में बात करते हैं। 15 नंबर है पूरा प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है, समझिएगा। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है, मालूम है आपको? किस अंग में होता है, समझिएगा। प्रोटीन का जो पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है ना। छोटी आंत में होता है, जिसे अमाशय भी कहा जाता है ना, जिसे अमाशय भी कहा जाता है। जो प्रोटीन का जो पाचन होता है आपको छोटी आंत में होता है। और याद रखिएगा, प्रोटीन का जो पाचन होता है वह पेप्सिन नामक एंजाइम के कारण होता है ना। पेप्सिन नामक एंजाइम के कारण प्रोटीन का पाचन होता है ना। प्रोटीन का पाचन होता है, समझिएगा। आपको प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में होता है, तो शरीर के प्रोटीन का जो पाचन होता है शरीर के छोटी आंत में होता है, यानी अमाशय में होता है। और याद रखिएगा, पेप्सिन नामक एंजाइम के कारण प्रोटीन का पाचन होता है ना। जो प्रोटीन का पाचन होता है वह पेप्सिन नामक एंजाइम के कारण होता है ना। पेप्सिन नामक एंजाइम के कारण होता है। और याद रखिएगा, प्रोटीन का खोज किसने किया था? जे मुल्डर ने किया था, है ना। जे मुल्डर ने किया था प्रोटीन का खोज। तो ये आपको 15 नंबर क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, समझिएगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, समझिएगा। 16 नंबर है आपको ब्राइटस नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, समझिएगा। जो ब्राइटस नामक रोग है वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, मालूम है? ये जानना एकदम ज़रूरी है। जो ब्राइटस नामक रोग है शरीर के आपको वृक्क को प्रभावित करता है ना। वृक्क को अर्थात किडनी को प्रभावित करता है
है ना, किडनी को प्रभावित करता है। जो ब्राइटस नामक रोग है वह शरीर के आपको ब्रिक अर्थात किडनी को प्रभावित करता है। जो ब्रिक का जो अध्ययन कहलाता है वह आपको नेफ्रोलॉजी कहलाता है ना, आपको नेफ्रोलॉजी कहलाता है। तो समझिएगा जो ब्राइटस नामक रोग है वह शरीर के आपको किडनी को प्रभावित करता है ना। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि अल्जाइमर रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है। समझिएगा ये जो अल्जाइमर रोग है ये आपको शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है ना। ये जो आपको अल्जाइमर रोग है, अल्जाइमर रोग आपको यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है ना, आपको मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्रेनोलॉजी कहलाता है ना। आपको मस्तिष्क का जो अध्ययन कहलाता है वह फ्रेनोलॉजी कहलाता है। तो समझिएगा आपको जो अल्जाइमर रोग है यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है ना, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और मस्तिष्क का जो अध्ययन है आपको फ्रेनोलॉजी कहलाता है ना, फ्रेनोलॉजी कहलाता है। अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। समझिएगा 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है। समझिएगा 18 नंबर है पौधों में जैव पदार्थों का संवहन, जैव पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। समझिएगा आपको पौधों में जैव पदार्थों का जो संवहन होता है वो आपको फ्लोएम द्वारा होता है ना, आपको फ्लोएम द्वारा होता है। पौधों में जो जैव पदार्थों का संवहन होता है या वहन होता है आपको फ्लोएम द्वारा होता है ना। ये 18 नंबर था आपको कि पौधों में जैव पदार्थों का जो वहन होता है वो आपको फ्लोएम द्वारा होता है। अब 19 नंबर है खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट होता है। समझिएगा 19 नंबर खाना को अधिक पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट होता है, कौन सा अम्ल नष्ट होता है। समझिएगा नष्ट होता है जो खाना को अधिक पकाया जाता है तो फॉलिक अम्ल सबसे अधिक नष्ट होता है ना। आपको फॉलिक अम्ल सबसे अधिक नष्ट होता है। समझिएगा खाना को जब अधिक पकाया जाता है तो फॉलिक अम्ल सबसे अधिक नष्ट होता है। अगर आ जाए क्वेश्चन कि खाना को अधिक पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट होता है तो फॉलिक अम्ल नष्ट होता है। ये आपको 19 नंबर है। अब हम बात करते हैं 20 नंबर। 20 नंबर है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट होता है। समझिएगा 20 नंबर कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट होता है। समझिएगा कौन सा विटामिन को गर्म करने पर नष्ट होता है। समझिएगा ये आपको है विटामिन सी। ये आपको गर्म करने पर ये नष्ट हो जाता है ना। विटामिन सी आपको गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। इसका जो आपको रासायनिक नाम है वह आपको एस्कॉर्बिक एसिड है ना। एस्कॉर्बिक एसिड है ना। एस्कॉर्बिक एसिड इसका आपको रासायनिक नाम है और इसका खोज किया था आपको यूजुक्ट होलकट ने इसका खोज किया था। जो सर्वप्रमुख इसका है वह आंवला में पाया जाता है ना। आपको आंवला में यह आपको पाया जाता है। जो विटामिन सी है आंवला में पाया जाता है। यह आपको जल में घुलनशील विटामिन होता है ना। जल में
घुलनशील विटामिन होता है। तो विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। इसका रासायनिक नाम आपको एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी खोज यूजक होल्कट ने किया था। इसका जो प्रमुख है स्रोत आपको आंवला है और यह जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये आपको मॉडल सेट नंबर 6 था, है ना। ये आपको एसपीटी सामान्य ज्ञान का मॉडल सेट नंबर 6 था। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आया होंगे। अगर क्लास पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों में ये शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तब तक फिर हम कोई नेक्स्ट मॉडल सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।